हरियाणा सरकार के गठन को 1 साल कंप्लीट हो चुका है और 1 साल के अंदर अंदर हरियाणा में कई चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। सबसे ज़्यादा परिवर्तित हुआ है विधानसभा परिसर। विधानसभा के अंदर आज तक ये औपचारिकता मानी जाती थी कि स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब आते हैं और जाते हैं, किसी की कोई अटेंडेंस चेक नहीं की जाती थी। कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं इस 1 साल के अंदर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। उनसे बातचीत करेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने काफ़ी सार्थक प्रयास किए हैं 1 साल के अंदर अंदर इस विधानसभा को क्रियाशील बनाया है, यानी कि पूरा एक्टिव करके दिखाया है। बातचीत करेंगे गुप्ता जी से। गुप्ता जी, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्य जी, आपका बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, 1 साल बतौर विधानसभा अध्यक्ष क्या चुनौतियां, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपके सामने रही और उनका हल कैसे किया आपने? देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मेरे लिए एक नया कार्य था। जो ही मैंने शुरू किया तो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के नाते एक जो एक सरकारी कार्यालय के अंदर जो नियम कानून जो बने हुए हैं वो पालन होने चाहिए, उसके लिए मैंने प्रयास किया। और कुछ थोड़ा सा, चाहे वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं इसके विधानसभा के, उनको दिक्कत भी हुई, क्योंकि अक्सर ये होता था, सुनने में ये आया था कि क्योंकि विधानसभा जब सत्र होता है उस समय ही जो विधानसभा के कर्मचारी हैं वो और अधिकारी हैं वो समय पर आते हैं, लेकिन उसके पश्चात हाजिरी लगा करके निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई और उसके पश्चात जो डिसिप्लिन जो मेंटेन करने के लिए कि जो लोग विधानसभा परिसर के अंदर हैं वो आई कार्ड, अपना जो सरकारी आई कार्ड है वो डाल करके आएँ, जिन लोगों को हमने ड्रेस दी हुई है वो डाल करके आएँ। और कोई भी कर्मचारी जब विधानसभा से बाहर जाना है उसने वो या आना है वो वहाँ पर अटेंडेंस लगा करके आए और जाते हुए भी अटेंडेंस लगा करके जाए। इस प्रकार का प्रयास हमने किया। फिर हमने एक रजिस्टर भी लगाया कि जब किसी कर्मचारी ने बाहर जाना है तो उस रजिस्टर में जाते हुए भी एंट्री करे और आने के पश्चात भी उसमें एंट्री करे, ताकि जो एक विधानसभा का या किसी भी कार्यालय का डेकोरम है वो बना रहे। तो इस दृष्टि से मैंने प्रयास किया है कि विधानसभा अच्छे ढंग से चले और उसके लिए कुछ कड़े नियम भी जो हैं वो हमें बनाने पड़े हैं। जो बने हुए थे उनके ऊपर पालन करना पड़ता है। गुप्ता जी, जब कहीं डेकोरम मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, कार्य ईमानदारी से करवाने की कोशिश की जाती है, तो खिलाफत भी झेलनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सही है कि कई जो कर्मचारी हैं जो हैबिचुअल थे कि आते ही नहीं थे या हाजिरी लगा करके चले जाते थे, ऐसे बहुत सारे कर्मचारियों को हमने 2 बार चेक किया। एक बार 87 लोग जो है वो एब्सेंट पाए गए, फिर दोबारा चेक किया तो उस टाइम 44 लोग एब्सेंट पाए गए। तो हमने उनके ऊपर एक्शन लिया, उनके ऊपर उनको शो का नोटिस दिया उनको, और उसके पश्चात जो एक प्रावधान है, उनकी सज़ा का प्रावधान है, वो भी हमने किया। लेकिन जो कार्यालय है, विधानसभा का कार्यालय, उसमें वो जो अनुशासन है वो बना रहे, इस प्रकार का मेरा प्रयास जारी है। गुप्ता जी, इसके साथ साथ एमएलए हॉस्टल भी, क्योंकि विधानसभा का हिस्सा है, आपके अधीन आता है, वहाँ की जो व्यवस्था, जिस प्रकार से उसको एक शराब का ठिकाना बनता जा रहा था, बिना रजिस्ट्रेशन के रुकने के सारी चीज़ें होती थी वहाँ पर, उन चीज़ों पर कहाँ तक नकेल लगी है और कितनी सफलता मिली? नहीं, देखिए, ये बात भी सही है कि वहाँ पहले कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी कि जो भी आता था, कोई एक कमरे के अंदर आया, 4 कमरे लिए हुए हैं, 5 कमरे लिए हुए हैं, या ऐसे तत्व भी वहाँ पर आते थे जो मैं समझता हूँ कि अनवांछित थे। एक बार तो ऐसा भी देखने में आया, जो चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों, जो पुलिस के कर्मचारियों ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो कुछ नशा लिए हुए था, तो उसने बताया कि मैं तो यहाँ हरियाणा विधानसभा के कमरे में ठहरा हुआ था, एमएलए फ्लैट में ठहरा हुआ। तो जो ये जब सारी चीज़ें सामने आई तो उसके पश्चात मैंने सख्ती से कहा है कि बिना, जब भी कोई एमएलए आएगा तभी हम कमरा अलॉट करेंगे, किसी दूसरे को अलॉट नहीं करेंगे। और वो जो उसके जो आईडी है या उसके सारे कागज़ पूरे करने के पश्चात ही वो सारे नियम कानून पालित करते हुए, अगर उसका रेंट जो है
एमएलए के लिए 50 रुपये है, और जो एमएलए के साथ दूसरा कमरा है वो 200 रुपये है, जो अन्य जो लोग हैं वो 700 रुपये है। तो वो सारा हम अब पूरी तरह से उसका पालन कर रहे हैं। और जो शिकायतें पहले आती थी कि एमएलए हॉस्टल के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां रहती थी कि जो शराब वगैरह का, तो आज काफ़ी उसके ऊपर लगाम लगी है। गुप्ता जी, इसके अलावा जो विधायकों की कमेटियां बनती हैं विधानसभा की विधि कार्यों के लिए, उसमें अधिकारी नहीं आते थे। आपने इस पर भी शिकंजा कसा, इसमें क्या सार्थकता मिली, क्या कुछ सफलता मिली? नहीं, देखिए, बहुत मुझे लगता है परिवर्तन आया है आज। जो मैं समझता हूँ कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जब भी कोई कमेटी किसी को निमंत्रण देती है, किसी कार्य के लिए बुलाती है, तो उनको जो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक उनको कमेटी के सामने आना चाहिए। और अब बाई एंड लार्ज जो उसके ऊपर पालन हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आपसे ये सीधा सवाल किया जाए कि एक साल में ऐसा कोई बढ़िया कार्य जो आपको लगता हो, जिसको आप मन में सोचते हो और आपको काफ़ी प्रसन्नता होती हो कि मैंने ये कर दिया? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि अपने मन को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने यहाँ आने के पश्चात जो मुझे जिम्मेवारी मिली है उसका मैं अच्छे ढंग से पालन कर रहा हूँ। तो मुझे संतोष है कि जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, चाहे वो प्रश्नकाल है। अब प्रश्नों के बारे में जब आता था कि स्पीकर के ऊपर ये आरोप लगता था कि अपने अपने विधायक हैं उनके प्रश्न लिए जाते हैं, तो हमने उस प्रक्रिया को बदला और अब जो प्रश्न हैं वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स से निकाले जाते हैं। अब किसी हम जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, उन सबको बिठा करके उनके सामने ही ड्रॉ ऑफ लॉट्स से प्रश्न तय करते हैं। इससे मैं समझता हूँ कि जो विधायक थे उनको एक सेटिस्फेक्शन मिली है। इसके अलावा जो सीधे विधायकों से एक चर्चा कि उनके दुख तकलीफ जानने का प्रयास किया, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी जो अपने फील्ड के अंदर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, वो उनका टेलीफोन नहीं उठाते, उनकी बात नहीं सुनते, तो वो भी उसका मैंने संज्ञान लिया और उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और मुख्यमंत्री जी के तरफ से आदेश जारी कराए गए कि भी कोई भी विधायक का टेलीफोन है या विधायक उसको अटेंड करना है, जो काम बताया उसको ध्यान देना है, और अगर उस समय विधायक का टेलीफोन अटेंड नहीं होता, कोई मीटिंग वगैरह में है, तो उसके बाद उनको कॉल बैक करना है। तो मैं समझता हूँ उसके पश्चात काफ़ी जो विधायक हैं विधायकों का मान सम्मान भी बढ़ाया, और मैंने ये भी कहा कि उनको प्रोटोकॉल के अनुसार उनका मान सम्मान होना चाहिए। विधानसभा की कमेटियों में विधायकों का अक्सर आना जाना टीडीए क्लेम तक रह गया था, क्या इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं? इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि जो विधायक मीटिंग अटेंड करेगा उसी की हाजिरी लगेगी। उसको वही, पहले कई बार जो मैंने पीछे सुना था कि जी विधायक फ़ोन करता था कि मैं नहीं आ सकता तो मेरी हाजिरी लगा देना, वो सिस्टम को हमने बंद किया है। सभी विधायकों से कहा कि आप जब मीटिंग के अंदर आएंगे तभी आपकी अटेंडेंस जो है वो लगेगी। इसके अलावा जो अभी कुछ हमारे जो विधायकों की एक दो कंप्लेंट्स आई थी ऑफिसर्स के मामले में कि भी वो उनको बुलाया गया और उन्होंने वो नहीं आए, उसके ऊपर भी हमने संज्ञान लिया और उन अधिकारियों ने अपनी गलती को माना है और माफ़ी मांगी है। तो मैं समझता हूँ कि इससे अधिकारियों के अंदर भी मैसेज गया है और जो हमारे विधायक हैं उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। गुप्ता जी, अब क्योंकि द्वितीय वर्ष शुरू होगा सरकार का, इसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, क्या टारगेट हैं जो आप सबसे पहले हल करना चाहेंगे? देखिए, मेरी प्राथमिकता और मैंने जो शुरू किया था वो था कि हम विधानसभा को ई विधानसभा बनाएं। उसके ऊपर कुछ कार्य हुआ है, लेकिन इस साल के अंदर, आने वाले साल के अंदर हम विधानसभा को ई विधानसभा कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। गुप्ता जी, अगर चर्चा की जाए, क्योंकि अब विधानसभा सेशन भी है, 5 नवंबर से कोविड-19 चल रहा है, पिछली बार भी एक दिन का सेशन हुआ था, इसके दौरान आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? कितने क्वेश्चन अभी तक आपके पास आए हैं, कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए हैं? देखिए, अभी तक आने वाले सत्र के लिए 370 जो हैं वो स्टार्ड क्वेश्चन आए हैं, तारांकित प्रश्न आए हैं, और 87 जो हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन हैं।
तो ये सभी क्वेश्चन का हम मंगलवार को शाम 4 बजे ड्रॉ निकालेंगे और ड्रॉ के माध्यम से ही तय करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इस आने वाले सेशन के अंदर लग पाएंगे। गुप्ता जी, कृषि विधेयकों को लेकर क्योंकि कांग्रेस के तेवर नजर ही आ रहे हैं पूरे देश में, हरियाणा में विपक्ष में है कांग्रेस, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि प्राइवेट बिल वो लाएंगे। नहीं, देखिए कि ये उनका किसी भी सदस्य का अधिकार है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम और कानून बने हुए हैं। उन नियमों का पालन करते हुए यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो हम उसके ऊपर निश्चित तौर पर विचार करेंगे। गुप्ता जी, कैसे संभव लगता है कि आज की डेट में वो दें और वो स्वीकार हो जाए, क्योंकि 15 दिन का मिनिमम समय चाहिए? नहीं, इसमें ऐसा है कि 15 दिन की वो तो रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, अगर क्योंकि उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। हमने उसको भेज करके लीगल ओपिनियन भी लेनी होती है, लीगल ओपिनियन से फिर सरकार के पास जाता है कि और उसके अंदर कोई टेक्निकली कोई गलत चीज़ तो नहीं है, वो हमें चेक कराना पड़ता है। तो उसके लिए 15 दिन का समय बहुत ज़रूरी है। गुप्ता जी, विपक्ष के तेवरों की चर्चा की जाए 1 साल के अनुभव में आपके, तो आपको कैसे लगे तेवर? नहीं, देखिए, विपक्ष ने पूरा सहयोग दिया है। पूरा जो हमारा सेशन चलाने के लिए, सत्र चलाने के लिए मुझे पूरा सहयोग सभी विपक्षी दल के साथियों से और अपने सत्ता पक्ष के साथियों से मिला। क्या इस बार भी कोविड-19 के तहत एंटीजन या दूसरे टेस्ट करवाए जाने की कोई प्रक्रिया होगी? बिल्कुल, जो भी मानक, जो भी एमएचए की गाइडलाइंस हैं, उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में अगर देखा जाए तो विधानसभा के अंदर काफ़ी परिवर्तन करने की कोशिश की है। निसंदेह कहीं ना कहीं सुगबुगाहट, खिलावत और कहीं ना कहीं नाराजगियां भी झेलनी पड़ती हैं, लेकिन ये अपने इरादों पर दृढ़ हैं तथा कृत संकल्प हो उसी पथ पर आगे चल रहे हैं। इन्होंने कई सुधार किए हैं। एमएलए हॉस्टल का सबसे पहले शुद्धिकरण किया गया, विधानसभा में अटेंडेंस को लेकर शुद्धिकरण किया गया। पंजाब का इशू जो इस वक्त बर्निंग इशू है, 13% हिस्सा पंजाब के पास है, उसको लेने के इनके प्रयास अभी तक जारी हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह रहेगी कि द्वितीय वर्ष में ज्ञानचंद गुप्ता जी के और कदम क्या रहेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।